हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग के अंडर हम लोग सीखेंगे कविता शिक्षण के बारे में, या टीचिंग ऑफ पोएट्री। या किसी भी लैंग्वेज का बेटा तीन पार्ट होता है, आप जानते हो। प्रोज, पोएट्री एंड ग्रामर, गद्य, पद्य और व्याकरण। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर हमें क्लास में अगर कविताएं पढ़ानी हो, पद्य पढ़ाना हो या पोएट्री पढ़ानी हो, तो हमें क्या करना चाहिए और इसे कैसे अच्छे ढंग से हम पढ़ा सकते हैं। और अगर इसका लेसन प्लान बनाना हो, तो लेसन प्लान बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। और अगर सच में अगर हमें पोएट्री टीचिंग करनी है, तो पोएट्री टीचिंग करते समय हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और कौन कौन से काम करने चाहिए, ये सारी बातें हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। आज की क्लास फिनिश होते होते हमें ये सारी चीजें आ जाएंगी कि कविता क्या है या पोएट्री टीचिंग क्या है, और पोएट्री टीचिंग को हम कैसे करना चाहिए, और एक इफेक्टिव पोएट्री टीचिंग हम कैसे कर सकते हैं। ये सारी क्वालिटी आपके अंदर क्लास लेते लेते आ जाएगी। तो पहली पहली बात यही है बेटा, कविता क्या है। तो कविता क्या है, इसके लिए एक रामचंद्र शुक्ल जी का एक कमेंट है जो स्क्रीन पे आपके शो हो रहा है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। यानी कविता क्या है या पोएट्री क्या है? पोएट्री आत्मा से या हृदय से निकली हुई बात है, जिसे हम वाणी में पिरो लेते हैं, जिसे अपने हम शब्दों शब्दों का आकार दे देते हैं, वही कविता है। ठीक है। यानी कविताएं किसी कवि के हृदय से कब निकलती है? जब या तो बहुत ही दुखी हो या बहुत ही सुखी हो, या कहा भी गया है कि कवि का हृदय बड़ा कोमल होता है। कोमल क्यों? कोमल का मतलब जो जितना ही साफ नेचर का होगा, वो उतनी ही अच्छी कविताओं का सृजन कर सकता है। क्यों? क्यों कविता क्या है? कविता हमारे हार्ट की वॉइस है, हमारे हृदय की आवाज है, जिसे हम शब्दों में पिरो देते हैं। हम इसे कविता कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा ही रामचंद्र शुक्ल जी कहना चाह रहे हैं। अब बात आती है कि कविता के स्वरूप कितने। अगर हम पोएट्री की बात करें, तो पोएट्री के कितने रूप हो सकते हैं, यानी किन किन रूपों में कविताएं कही जा सकती हैं, और कविताओं से क्या क्या चीजें हमको महसूस होती हैं। ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप देखो कविता के रूप। तो कविता क्या क्या प्रदान करती है? कविता जो है रसानुभूति देती है, यानी हमको एक अच्छा फील देती है, हमारे मन को प्रसन्न कर देती है। ठीक है। इसमें जो अनुभूति की प्रधानता होती है, अनुभूति प्रधानता का मतलब इसमें फीलिंग्स होती है। ठीक है। इसीलिए जितने भी अ, पूजा पाठ की व्यवस्था है, जहाँ पे भी हमें ध्यान लगाना होता है, वहाँ पे हम कुछ म्यूजिक की बात कर लेते हैं, कुछ संगीत की बात कर लेते हैं। ये जनजीवन का अंग है, यानी कविता को हम अपने जीवन से भी जोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम सच में पोएट्रीज को देखें, तो पोएट्रीज क्या करती हैं? पोएट्रीज हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती हैं। चाहे हम हिंदी में पोएट्री देख लें, कविताएं देख लें, चाहे हम अंग्रेजी या किसी दूसरी भाषा कविताओं को देख लें, उन कविताओं में जीवन के प्रति संदेश ही जुड़ा होता है। ठीक है। कविता जो है स्थायित्व देती है, यानी जो उसमें फीलिंग्स होती हैं बेटा, वो जो है परमानेंट फीलिंग्स होती हैं। यानी कविता का जो स्वरूप है वो स्थायित्व है, क्योंकि कविता हमें ईश्वर की तरफ भी ले जाने का काम करती हैं। कविताएं हमें अपने सोसाइटी, अपने ड्यूटीज, ठीक है, की तरफ भी हमें उन्मुख उन्मुख कराने का काम करती है, हमें उस तरफ ले जाने का काम करती है। ठीक है। कविताओं में क्या होता है? कविताओं से हमें भाषा का भी ज्ञान हो जाता है। अब देखो, अगर हम केवल हिंदी की कविता की बात करें, तो हिंदी की कविता ढेर सारी भाषाओं में लिखी गई है। अगर जो हम हिंदी बोलते हैं, इसे हिंदी क्या बोलते हैं? खड़ी बोली बोलते हैं। लेकिन जब कविताओं की बात आती है, तो उसमें अवधी, भोजपुरी, ब्रज, ठीक है, राजस्थानी, गुजराती, तरह तरह की भाषाओं का उसमें अपने आप समन्वय हो जाता है। यानी कविताएं क्या करती हैं? कविताओं जो है भाषा से पुष्ट होती हैं, कि भाषाओं का
अधिक से अधिक ज्ञान होता है। ऐसी अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की कवि की लाइनों में देखें तो आप जानते हैं यूके की इंग्लिश अलग है, अमेरिका की इंग्लिश अलग है। ऐसे ही सभी देशों की इंग्लिश और इंग्लिश की जो स्थानीय जो उसकी जो है जो उसकी लोकल लोकल सब लैंग्वेजेस हैं, उनके शब्दों का प्रभाव हमें कविताओं में मिल जाता है। यानी कविताओं से क्या होता है, हम भाषा भाषा के रूप में समृद्ध हो जाता है। अगर हम कविताओं का अध्ययन करें तो निश्चित रूप से हमारा जो वर्ड पावर है वो वर्ड पावर बढ़ जाएगा, हम जिस भी भाषा की कविताओं का अध्ययन करेंगे, है ना। भाषाओं में समन्वय की प्रवृत्ति का होना। समन्वय का मतलब क्या है, आपस में हम कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन अगर हमारे अंदर डेवलप होता है तो आप देखो कविताओं को ध्यान से देखो तो कविताएं सुखांत भी होती हैं, कविताएं दुखांत भी होती हैं। कविताएं हम में हमको शारो भी दिखाई पड़ता है, कविता में हमें मर्सी भी दिखाई पड़ता है, कविताओं में हमें लव भी दिखाई पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी तरह के तरह के जो है हमारी फीलिंग्स हैं, वो हर तरह की फीलिंग्स हमें कविताओं में दिखाई पड़ती है। और कविताएं इससे क्या करती हैं, कविताएं एक दूसरे में सामंजस्य या समन्वय या कोलैबोरेशन या कोऑपरेशन को डेवलप करने का काम कविताएं करती हैं, है ना। कविताएं क्या है, संगीत की झांकी है, ठीक है। तो हमने आपको पढ़ाया था, उसमें टैबलू पढ़ाया था, झांकी के बारे में पढ़ाया था। झांकी का मतलब क्या, झांकी का मतलब होता है उसके स्वरूप का वर्णन करना। अब आप जानते हो कि कविताएं कविताएं जो है संगीतमय होती हैं और हर कविता का अपना म्यूजिक होता है, अपना संगीत होता है, अपना रस होता है, ठीक है। तो कविता क्या करती है, कविताओं जो है संगीत को भी प्रस्तुत करने का काम करती है। अगर कविता को हटा दिया जाए, अगर गीत को हटा दिया जाए तो संगीत का महत्व ही खत्म हो जाएगा। कि अगर हमको संगीत को अगर हमें प्रस्तुत करना है तो हम उसे गीतों के माध्यम से या पोएट्री के माध्यम से या कविता के माध्यम से ही आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई गाना आपने सुना है जिसमें गीत ना हो, केवल संगीत हो और केवल इंस्ट्रूमेंट बजता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट की जो धुन होती है वो भी कविताओं से ही बन के आती है। अगर आप कहो कि हाँ सर हमने सुना है, हमने बिना जो है कविता के संगीत सुना है, केवल हमने धुनें सुनी है, तो उस धुनों में भी शब्द होते हैं। अगर धुन को ध्यान से सुनो तो वो भी कविताओं के शब्द से ही धुन बनते हैं। यानी बिना संगीत कविता के, बिना पोएट्री के संगीत का कोई मतलब नहीं है। अगर हमें संगीत की झांकी दिखानी है, संगीत का अगर हमको टैब्लो दिखाना है, तो उसके लिए भी हमें इस कविता की आवश्यकता पड़ती है। ये तो कविता की के स्वरूप की बात हो गई बेटा, कविता क्या है और कविता का स्वरूप क्या है, इन दोनों चीजों को हमने अभी डिस्कस किया। अब हम यहाँ बात करेंगे कविता की शिक्षण विधियां कौन कौन सी है, कविता को हम किन किन तरह से पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कविता को पढ़ाने की विधियों को अगर देखो तो यहाँ पर भी देखो एक एडगर डेल टाइप का एक कोन बना हुआ दिखाई पड़ रहा है और इस कोन के माध्यम से हम यहाँ पे कविता को प्रदर्शित करने के काम कर रहे हैं। और देखो इसमें ऊपर से नीचे की ओर कविता के शिक्षण विधियों का वर्णन किया गया है। अगर इसकी हम बात करें तो पहला क्या है, प्रश्नोत्तर प्रणाली। ये हमको उसको ऊपर से चलते हैं, व्याख्यान प्रणाली। व्याख्यान प्रणाली का मतलब क्या है, लेक्चर मेथड से मतलब है, या जहाँ पे हम कविताओं के अर्थों की व्याख्या करते हुए पढ़ाएं। और जनरली अगर आप देखो तो मुझे लग रहा है कि इसी मेथड को जनरली हम फॉलो करके हम हमारे जो लैंग्वेज के टीचर्स हैं, चाहे वो हिंदी के टीचर हों, इंग्लिश के हों, उर्दू के हों, संस्कृत के टीचर हों, उन्होंने कविताओं या पद्यों को या पोएट्रीज को एक्सप्लेनेशन के माध्यम से ही पढ़ाया है। क्योंकि जब भी हम कविता की बात करते हैं तो हम प्रसंग अर्थ व्याख्या की बात करते हैं, हम एक्सप्लेनेशंस की बात करते हैं, हम व्याख्यान की बात करते हैं। तो व्याख्या में क्या होता है, कविताएं जो होती हैं, कविताएं कैसी होती हैं, कविताएं बहुत ही सूक्ष्म रूप में लिखी गई, ठीक है। जिसको पढ़ के उसका अर्थ समझना मुश्किल होता है। हम उसका रस तो ले सकते हैं, उसका उससे आनंद तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब समझने के लिए हमें उसके व्याख्या की जरूरत होती है, उसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। तो बच्चों को कविताओं को सिखाने का एक बड़ा ही प्रभावपूर्ण माध्यम है व्याख्यान। व्याख्यान में क्या होता है, हम कविताओं के अंदर तक जाते हैं, उसकी आत्मा तक जाते हैं, उसकी स्पिरिट की बात करती हैं और वहां से हम उसको एक्सप्लेन करने की बात करते हैं। ढेर सारे अगर हमें दोहों की बात, जैसे कबीर के दोहों की बात करें या किसी और दोहों की बात करें, जैसे छोटे से एक दोहे का एग्जाम, एक कविता के एग्जाम्पल हम लें, काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, है ना, एक लाइन है। तो नलिनी का मतलब क्या होता है, कमल होता है। उसमें कहा जा रहा है कि हे कमल तुम क्यों सूखती जा रही हो,
तुम्हारे ही हृदय के अंदर सरोवर का पानी है, तुम सरोवर में ही पैदा हुई हो और तुम्हारे तुम्हारे कंठ तक जल डूबा हुआ है, तब तुम क्यों कुम्हला रही हो? है ना? ये तो इसका अर्थ बोध हुआ, इस कविता का ये अर्थ हुआ। लेकिन अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो इसको हम आत्मा और परमात्मा से जोड़ सकते हैं, है ना? हम कह सकते हैं नलिनी को अगर हम किसी व्यक्ति से अगर जोड़ लें तो हम कह सकते हैं कि हे व्यक्ति, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारे अंदर तो स्वयं ईश्वर का वास है ना? ये पूरी दुनिया किसकी बनाई हुई है? ईश्वर की बनाई हुई है। ये सारी जो है गॉड मेड पूरा 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 हमारा यूनिवर्स है। और हमारे अंदर भी ईश्वर है, हमारे बाहर भी ईश्वर है, चारों तरफ ईश्वर है। ठीक उसी तरह से जैसे नलिनी या कुमुदनी या कमल के पुष्प के चारों तरफ जल ही जल है, लेकिन फिर भी वो कुम्हला रहा है, फिर भी वो दुखी है। इसका मतलब क्या हुआ? हम हमारे चारों तरफ परमात्मा है, ईश्वर का वास है, उसके बाद भी हम क्यों दुखी हैं? हम इस तरह से अगर हम व्याख्या करना चाहें तो ये व्याख्यान विधि से ही बच्चे को उस कविता का सही और सटीक अर्थ का ज्ञान हो सकता है। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने लिया व्याख्यान प्रणाली का, ठीक है ना? व्याख्यान प्रणाली जो है सबसे सुपीरियर मॉड है, यहाँ पे हमें कविताओं या का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। दूसरा क्या है? अर्थबोध प्रणाली। अर्थबोध का मतलब जहाँ पे हम मीनिंग कॉम्प्रहेंशन करें, ठीक है, या कॉम्प्रहेंसिव इसको हम सिस्टम भी कह सकते हैं। और कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम क्या है? अर्थबोध क्या है? जहाँ पे जहाँ पे हमें कविताओं के अर्थों को समझाया जाए। जैसे मैंने अभी कहा था ना, काहे रे नलिनी तू को मिलानी, तो हमने इसके अर्थ की बात की तो क्या हो गया? इसका अर्थ कुछ और था, लेकिन इसकी विचार गर्भित व्याख्या कुछ और थी। तो हम अर्थबोध प्रणाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? कविताओं की लाइनों में जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, उन शब्दों में ढेर सारी चीजें होती हैं। जैसे उसमें विलोम शब्द हो सकता है, उसमें समानार्थी शब्द हो सकते हैं, उस शब्दों की खुद अपने अर्थ हो सकते हैं, उसमें ढेर सारे फिगर ऑफ स्पीच या अलंकार हो सकते हैं, है ना? उसमें ढेर सारे ग्रामर की चीजें हो सकती हैं। हम उनका अर्थ बताते हुए भी उनको हम पढ़ा सकते हैं। दूसरा क्या है? अभिनय प्रणाली। अभिनय प्रणाली बेटा छोटे बच्चों में बड़ा ही काम कारगर होती है। जब छोटे बच्चों को कुछ सिखाना होता है तो टीचर क्या करता है? कविताओं और पद्यों के माध्यम से उसको सिखा देता है। या आपने नृत्य नाटिका का नाम सुना होगा। नृत्य नाटिका ही अभिनय प्रणाली का है। नृत्य नाटिका का मतलब क्या है? हम जो भी हमारी कविताएँ हैं, जो भी हमारा पोयम है, जो भी उसके भाव हैं, उस भाव का उसका हम अभिनय करें। आपकी ढेर सारी जो डांस की और भी विधाएँ हैं, जैसे कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, इन जो नृत्य की प्रणालियाँ हैं, ये भी अभिनय स्वरूप हैं। इसमें भी क्या होता है? इसमें भी कविताओं या पोएट्रीज़ पर हम क्या करते हैं? हम रोल प्ले या अभिनय करने का काम करते हैं, है ना? तो क्लास में छोटे बच्चे हैं, उनको हम कविताओं के साथ जब हम एक्ट करके दिखाएँगे, हम प्ले स्कूल की बात करें, तो प्ले स्कूल में बच्चों को कुछ सिखाने के लिए हम एक्ट करके, हम अभिनय करके, कविताओं के माध्यम से उन्हें हम शब्दों का ज्ञान, उन्हें हम अक्षरों का ज्ञान, उन्हें हम उनके वर्ड पावर को इनकी को जो है गेन करना, उनके अंदर ढेर सारे तरह के जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ है, इन सारी चीज़ों को हम अभिनय के माध्यम से कर सकते हैं। तो अभिनय के माध्यम से भी हम कविताओं का अध्ययन करा सकते हैं। रसास्वादन प्रणाली का मतलब क्या हुआ? रसास्वादन प्रणाली का मतलब हुआ कविताओं का जो एक्चुअल रस है, यानी जो उसका आनंद है, उस आनंद के साथ कविताओं को पढ़ाया जाए। मैंने कई बार आपको लेक्चर स्किल में कहा है कि डिसेंट माउंट होना चाहिए, है ना? कब कब आपकी आवाज़ में आरो-अवरोह होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सिर्फ़ इसलिए होना चाहिए कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं उसमें बच्चों को रस मिलना चाहिए, बच्चों को आनंद मिलना चाहिए। तो रसास्वादन प्रणाली का मतलब क्या है? हम कविताओं को या दोहों को या पोएट्रीज़ को हम राग में, हम संगीतबद्ध या लयबद्ध होकर उसका हम अध्ययन करके उसको हम बोल के भी कविताओं का ज्ञान करा सकते हैं और इससे बच्चों को कविताएँ याद भी हो सकती हैं, है ना? व्यास प्रणाली क्या है? व्यास प्रणाली का मतलब होता है बेटा किसी भी कविता का सस्वर वाचन करना। सस्वर वाचन का मतलब क्या है? उसे गा के बताना, ठीक है? जैसे अगर आपने देखा होगा आपके घर के आस-पास कभी सुंदरकांड, कभी रामचरितमानस, ये सब भी पद्य ही हैं और इसका जो जो लगातार जो इस इन सारी चीज़ों का जो ये
कार्यक्रम होते हैं, ये कार्यक्रम भी व्यास प्रणाली के अंतर्गत होते हैं और इससे भी हमें रामायण, महाभारत, रामचरितमानस या इन चीज़ों का हमें ज्ञान हो जाता है। तो दूसरी जो प्रणाली है बेटा, इसमें व्यास प्रणाली है। व्यास प्रणाली का मतलब होता है कविताओं को लयबद्ध, संगीतबद्ध करके उसका वाचन करना, जिसको श्रोता सुनते हैं, सुनने के बाद वो उन कविताओं को कंठस्थ कर लेते हैं। है ना? तुलना प्रणाली और प्रश्नोत्तर प्रणाली। तुलना प्रणाली का मतलब है कविताओं के अर्थों की दूसरे से तुलना करना। ठीक है? जब हम दूसरों से तुलना करके कविताओं के अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं, तो इसको तुलना प्रणाली कहते हैं। प्रश्नोत्तर प्रणाली का मतलब होता है कविताओं के अर्थों से हम प्रश्नों का निर्माण करें और उन प्रश्नों के माध्यम से बच्चों से पूछें कि इस कविता में क्या बताया गया है, इस कविता का अर्थ क्या है, इस कविता का भाव क्या है, इस कविता में क्या कही जा रही है। इस तरह से ये कविता या पद्य या पोएट्री को पढ़ाने की कुछ विधियां हैं जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। इसमें कौन-कौन सी विधि है? व्याख्यान है, अर्थबोध है, अभिनय है, रसास्वादन, व्यास, तुलना और प्रश्नोत्तर प्रणाली। इन प्रणालियों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? हम कविताओं को पढ़ाने का काम कर सकते हैं। ये पोएट्रीज के पढ़ाने की विधियां हैं। इन विधियों के माध्यम से हम पोएट्रीज को पढ़ा सकते हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं कविता शिक्षण के सोपान। अगर हमें पढ़ानी है किसी को, तो हमें क्या करना चाहिए? इसमें ढेर सारी चीज़ों से आप पूर्व परिचित हो, जैसे प्रस्तावना। प्रस्तावना क्यों करें, कैसे करें, आपको पता है। आपने पढ़ाया भी है और आप लेसन प्लानिंग करना जानते ही हो। तो ये प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, ये सब बेटा उसी तरह से होता है जैसे आप साइंस का, मैथमेटिक्स का या बाकी सब्जेक्टों के लिए आप लेसन प्लान बनाते हो। ये सारी डिज़ाइन वैसे ही होती है। अब प्रस्तुतिकरण में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। प्रस्तुतिकरण के कुछ पार्ट जो 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सब प्रस्तुतिकरण के पार्ट हैं। अगर हमें कभी कक्षा में कविताएँ पढ़ानी हो, तो कविताएँ हमें कैसे पढ़ानी चाहिए, उसके लिए हमें किन विधियों का पालन करना चाहिए, उसकी बात हम लोग प्रस्तुतिकरण के बाद की लाइन से समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर हमें कविता पढ़ाना है, तो सबसे पहला हमारा काम होता है आदर्श वाचन का। ठीक है? आदर्श वाचन। तो आदर्श वाचन का मतलब क्या है? आदर्श वाचन का मतलब है बेटा कि हम कविताओं को सबसे पहले स्वयं पढ़ें। और ये आदर्श वाचन कैसा होना चाहिए? ये आदर्श वाचन जो है, ये सस्वर होना चाहिए। ठीक है? आदर्श वाचन में टीचर क्या करता है? आदर्श वाचन में टीचर उस कविता को, उस पोएट्री को स्वयं से पढ़ने का काम करता है। और इसको हम एक तरह, इसको अगर इंग्लिश में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं इसको आइडियल रीडिंग कह सकते हैं। तो टीचर क्या करता है? पहले आइडियल रीडिंग कराता है, पहले आदर्श वाचन कराता है। ठीक है? आदर्श वाचन में क्या होता है? आदर्श वाचन में शिक्षक कविताओं को अच्छे ढंग से पढ़ने का काम करता है, उसका सस्वर वाचन करता है, उसको राग लय बद्ध होकर क्लास में उस कविता को पढ़ता है। और ये जो घटना है, इसको हम आदर्श वाचन कहते हैं। ठीक है? आदर्श वाचन के बाद जो दूसरा इसका पार्ट होता है बेटा, उसे कहते हैं अनुकरण वाचन। अनुकरण का मतलब क्या होता है? नकल करना। नकल करने का क्या मतलब है? नकल करने का मतलब है टीचर ने जो कुछ भी कहा है उसको विद्यार्थी रिपीट करता है। ठीक है? इसको हम सिमुलेशन रीडिंग भी कह सकते हैं। सिमुलेशन रीडिंग या अनुकरण वाचन। तो अनुकरण वाचन में क्या होता है? अनुकरण वाचन में शिक्षक द्वारा पढ़ी गई कविता या पद्य के अंश को विद्यार्थी उसी के लय में दोहराने का काम करता है। इसको अनुकरण वाचन कहते हैं। ठीक है? अब अनुकरण जब वाचन हो जाता है बेटा, तो फिर रीसिमुलेशन रीडिंग होती है, यानी पुनः अनुकरण वाचन होता है। और ये पुनः अनुकरण वाचन में क्या होता है? पुनः अनुकरण वाचन में शिक्षक विद्यार्थी से कहता है कि एक बार फिर से तुम एक-एक लाइन इसका पढ़ो। और जब वो विद्यार्थी एक-एक लाइन पढ़ना शुरू करता है, तो टीचर क्या करता है? उसके भाव को, उसके अर्थ को, उसकी व्याख्या करते हुए आगे बढ़ता है।
है ना? जैसे क्या हुआ, अगर हमने एग्जांपल लिया, काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी, तो ये हमने सस्वर वाचन किया, ये आदर्श वाचन हो गया। विद्यार्थी ने इसको रिपीट किया, ये अनुकरण वाचन हो गया। ये सिमुलेशन रीडिंग हो गई, आइडियल रीडिंग, फिर सिमुलेशन रीडिंग। फिर जब रीसिमुलेशन हम करते हैं तो हम क्या करेंगे, बच्चा बोलेगा काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी। अब हम यहाँ बोलना शुरू करेंगे, काहेरी नलिनी तू कुम्हलानी का मतलब क्या है? नलिनी का मतलब का अर्थ है कमलिनी, कुमुदनी। ठीक है? तो कुम्हलाने का मतलब क्या है? सूखने से मतलब है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जब पुनः अनुकरण वाचन चलता है, तो उस पुनः अनुकरण वाचन के समय हम क्या करेंगे, हम उसके एक-एक शब्दों के अर्थों को बताते हुए उसकी व्याख्या करने का काम करेंगे, और विद्यार्थी भी हमारी की गई व्याख्या और कविताओं को दोहराएगा। ठीक है? ये पुनः अनुकरण वाचन के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। अब आता है बेटा, जो अगला पॉइंट आता है वो आता है सौंदर्यानुभूति। सौंदर्यानुभूति के प्रश्न। सौंदर्यानुभूति के प्रश्न का मतलब क्या है? सौंदर्यानुभूति के प्रश्न का मतलब है कि बच्चे ने क्या फील किया जब आपने पढ़ाया, जब आपने उसके भाव को समझाए, तो उस भाव को समझाने के बाद उसके अंदर क्या परिवर्तन हुआ, है ना? उसने क्या ब्यूटी एक्सपीरियंस उससे लिया, उसे क्या नॉलेज हुआ, किस तरह की उसे सौंदर्यानुभूति हुई। ठीक है, उसके उसके अंदर क्या क्वालिटी हुई, उससे रिलेटेड प्रश्नों को बच्ची को टीचर पूछता है, और प्रश्नों के प्रश्नोत्तर करता है, और प्रश्नोत्तर करते समय या पुनः अनुकरण वाचन करते समय कुछ काम और करता है। कविताओं में आए हुए कठिन शब्दों, विलोम शब्दों, पर्यायवाची शब्दों, अलंकार, रस, छंदों की डिटेल वो ब्लैक बोर्ड पे लिखता चला जाता है कि फला लाइन में ये जो आया है, ये है, ये है, ये है। उसी कैटेगरी बना के वो ब्लैक बोर्ड वर्क भी साथ में करता चला जाता है। ठीक है? अब आता है कविता के सार की बात आती है। अब टीचर लास्ट में क्या करता है? अपने पोएट्री को कंक्लूड करता है। वो उसके सारगर्भित अर्थ को, अभी जो उधर ऊपर वो उसको 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 एक्सप्लेन कर रहा था या उसके अर्थ को बता रहा था, ठीक है? तो इसको करने के लिए वो क्या कर रहा था? वो एक-एक लाइन को पढ़ता जा रहा था और उसको डिक्टेट करते हुए उसके मीनिंग्स को बता रहा था, उसके अर्थ को बता रहा था, उसको एक्सप्लेन कर रहा था। उसमें आए हुए ग्रामर के पोर्शन की डिटेल वो ब्लैक बोर्ड पे लिख भी रहा था, बच्चों को बता रहा था। लेकिन जब आता है वो कन्क्लूज़न में आता है, जब वो कविता सार में आता है, तो वो क्या करता है? उस कविता, उस दोहे, उस पद्य या उस पोएट्री के एक्सप्लेनेशन को वो एक साथ मिला के, मिक्स करके वो एक्सप्लेन करने का काम करता है। ठीक है? इसे कविता सार कहते हैं बेटा, या इसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। और इस तरह से हम पोएट्री के एक्सप्लेनेशन का एब्स्ट्रैक्ट बच्चों के सामने रख देते हैं। ठीक है? अब जो 9वां से पॉइंट है बेटा, रचनात्मक कार्य या क्रिएटिव वर्क जो है। क्रिएटिव वर्क में हम स्टूडेंट्स को का एक तरह से इवैल्यूएशन का काम हम यहाँ पे करते हैं, और बच्चों को उस कविता या उस पोएट्री से जुड़े हुए कुछ टास्क, कुछ होमवर्क, कुछ असाइनमेंट्स बच्चों को देने का हम काम करते हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट करें, पूरे कविता पढ़ाने के, कविता शिक्षण का जो पूरा का पूरा जो पार्ट है, उसको हम फिर से एक बार रिकॉल कराएँ। आप जानते हो, किसी भी लेसन प्लान में हमें स्टार्ट कहाँ से करना पड़ता है क्लास में? हमें प्रस्तावना से स्टार्ट करना पड़ता है। हम क्लास में प्रस्तावना के प्रश्न पूछते हैं, इंट्रोडक्टरी स्किल चलाते हैं। इंट्रोडक्टरी स्किल के बाद हम क्या करते हैं? स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव देते हैं, उसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन शुरू होता है। तो प्रेजेंटेशन का तरीका इसमें क्या होगा? पोएट्री में पोएट्री में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम आइडियल रीडिंग करेंगे, हम आदर्श वाचन करेंगे। आइडियल रीडिंग जब खत्म हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? हम सिमुलेशन रीडिंग कराएँगे, हम अनुकरण वाचन कराएँगे। अनुकरण वाचन के बाद हम री सिमुलेशन रीडिंग कराएँगे, पुनः अनुकरण वाचन कराएँगे, और इसी स्टेप में हम बच्चों को कविताओं के अर्थ, उसकी व्याख्या, उसकी ग्रामर की बातों को हम धीरे-धीरे पार्ट टू पार्ट उनके सामने रखते जाएँगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? बच्चों से हम उससे उससे रिलेटेड प्रश्नों को पूछेंगे, उनकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, उनको थोड़ा-सा और प्रोब करेंगे, और उस प्रश्नों से जुड़ी, उस कविता से जुड़ी हुई ढेर सारे प्रश्नों के माध्यम से हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हमने जो भी अर्थ या जो हमने व्याख्या पार्ट टू पार्ट समझाई है, बच्चों की समझ में आई कि नहीं आई। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम उसमें क्लोजर स्किल चलाएँगे। हम सारी जो अपनी कविताओं को का की व्याख्या हमने अर्थ बताया है, हम क्या करेंगे? उसको समराइज़ करेंगे, और समराइज़ करके कविताओं के अर्थों को हम एक बार
एक साथ उसको उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे मैथमेटिक्स के टीचर क्या करते हैं, विश्लेषण संश्लेषण चलाने के बाद आइडियल सॉल्यूशन लिख देते हैं, वैसे ही कविताओं के सार को हम एक साथ मिक्स करके हम समझा लेते हैं, उसके बाद उनको हम होमवर्क दे देते हैं। तो ये बेटा, ये सारे जो स्टेप्स थे, ये सारे स्टेप्स किसी भी पोएट्री को पढ़ाते समय हमें काम में आते हैं। ठीक? अगर कहीं पे किसी को कोई डाउट हो रहा है, इस तरह से हमने आपको टीचिंग ऑफ पोएट्री या कविताओं को हम कैसे पढ़ाएँ, किस तरह से अगर हमें लैंग्वेज पढ़ाने का कभी मौका मिला, तो हमें लैंग्वेज में अगर हमें पोएट्री टीचिंग करनी है, तो पोएट्री टीचिंग हम किस तरह से करेंगे, कविताएँ क्या होती हैं, कविताओं का स्वरूप क्या होता है और उन्हें पढ़ाने के लिए हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, ये सारी बातें हमने भी बताने का प्रयास किया आपको। अगर कहीं पे कोई डाउट हो रहा हो, तो आप डिस्कस कर सकते हैं।